नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी रॉबिन। आज डिस्कस करेंगे सेट 4 के। जैसा कि पिछला वीडियो में मैंने सेट 3 का डिस्कशन पूरी तरह से करवा दिया था, शायद आप लोगों को बढ़िया लगा होगा और समझ में भी आया होगा। चलते हैं सेट 4 के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सेट किए हैं, वही क्वेश्चन सेट किए हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, और वैसा ही क्वेश्चन इसमें हम डालते हैं जिससे 5-10 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से बन सके। वो सारे 5-10 के क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें क्या करना है, मिलान करना है या देखना है, मिलान नहीं करना है, सॉरी, इसमें देखना है कि कौन सही दिया गया और कौन गलत है। यदि पहला बात करते हैं वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है, सही है, विभव को मापता है, पोटेंशियल डिफरेंस को ये बताता है वोल्ट मीटर। ए मीटर विद्युत धारा को मापता है, ये भी सही है। पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को भी बताता है, ये सही है। गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध को बताता है, ये गलत है। गैल्वेनोमीटर धारा के परिमाण को क्या करता है, ये बताता है, छोटे धारा को ये बताता है। अब इसमें सीखेंगे कि कब ये गैल्वेनोमीटर ए मीटर का काम करता है और कब ये गैल्वेनोमीटर हमारा वोल्ट मीटर का काम करता है। उससे पहले थोड़ा वोल्ट मीटर ए मीटर की चर्चा करते हैं। वोल्ट मीटर जो होता है आपका विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के साथ समानांतर क्रम में होता है। जैसे मान लीजिए ये प्रतिरोध है आपका, यहाँ पे आपका वोल्ट मीटर लगा होता है, ये वायर हो गया आपका, तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्श्व क्रम। इसको क्या बोलते हैं, ये पार्श्व क्रम बोलते हैं। इस तरह बोलते हैं पैरेलल लाइन, इस तरह दो लिखते हैं पैरेलल लाइन, तो ये पार्श्व क्रम हो गया, ये समानांतर क्रम हो गया। पूछता है एग्जाम में कि आपका वोल्ट मीटर जो है किसी भी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के साथ किस क्रम में जुड़ा होता है, तो बोलेंगे वोल्ट मीटर पार्श्व क्रम या समानांतर क्रम में होता है। किस क्रम में होता है, पार्श्व क्रम या समानांतर क्रम। ये सब क्वेश्चन आप सेट निकाल के सेट पे ही लिख लीजिए, जो मैं बोलता हूँ ये सारे के सारे एग्जाम में आते हैं। यही सब क्वेश्चन फंसता है जो हम लोग बना नहीं पाते हैं। तो ये वोल्ट मीटर किस क्रम में जुड़ा होता है प्रतिरोध के साथ, तो समानांतर क्रम में जुड़ा होता है। क्या मापता है, तो विभवांतर मापता है, पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है। किसको बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस को। बात करते हैं ए मीटर। ए मीटर जो होता है किसी भी, ये हो गया प्रतिरोध, यहां पे ए मीटर होता है, फिर इधर प्रतिरोध। इस प्रकार देख रहे हैं कि ए मीटर जो है वो विद्युत परिपथ में प्रतिरोध रेजिस्टेंस के साथ जो है किस क्रम में होता है, श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो यहां से आप लोगों को ये समझ में बातें आई होगी कि वोल्ट मीटर विभवांतर को बताता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है। एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा मीटर है जो किसी चालक में पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है, जबकि ए मीटर विद्युत धारा को बताता है किसी भी विद्युत परिपथ में। ए मीटर जो है प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, जबकि वोल्ट मीटर प्रतिरोध के साथ समानांतर क्रम या उसी को पार्श्व क्रम बोलते हैं। अब बात करते हैं, हम चर्चा कर रहे थे कि कब ये हमारा गैल्वेनोमीटर ए मीटर का कार्य करता है और कब ये गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर का कार्य करता है। आप लोग को हम बताना चाहेंगे कि ये गैल्वेनोमीटर उसी तरह काम करता है जिस तरह एक ए मीटर काम करता है। फर्क यही है कि ये गैल्वेनोमीटर किसी भी ये चालक में क्या करता है, विद्युत धारा की कम मात्रा को बताता है, जबकि हमारा ए मीटर विद्युत धारा की बड़ी मात्रा को बताता है। जब बड़ी पैमाने पे विद्युत धारा मापना हो कि कितना उसे करंट फ्लो हो रहा है, तो हम ए मीटर की चर्चा करते हैं, तो ए मीटर यंत्र लगाते हैं। लेकिन उसी चालक से बहुत कम मात्रा में यदि कोई करंट पास हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर की चर्चा करते हैं। तो यहाँ से ये बातें समझ में आ रही है कि गैल्वेनोमीटर हमारा ए मीटर का ही कार्य करता है। लेकिन अब जो बताएंगे वो सुनिए। हमने पहले भी बोला है कि गैल्वेनोमीटर, ये जो गैल्वेनोमीटर है कब वोल्ट मीटर का काम करता है, जब इस गैल्वेनोमीटर को किसी चालक के साथ, यदि किसी मतलब कोई चालक है उसके प्रतिरोध के साथ, यदि कम प्रतिरोध वाला, सॉरी, जब इस गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक कम प्रतिरोध वाला प्रतिरोध को जब जोड़ देते हैं, इस गैल्वेनोमीटर को श्रेणी क्रम में एक कम प्रतिरोध वाला, जिसको शंट प्रतिरोध बोलते हैं, यदि लगा देते हैं तो वो वोल्ट मीटर का काम करने लगता है। किसका काम करने लगता है, वोल्ट मीटर का काम करने लगता है। किसका काम करने लगता है, वोल्ट मीटर का। गैल्वेनोमीटर का वोल्ट मीटर में काम करता है जब गैल्वेनोमीटर के साथ एक शंट प्रतिरोध मतलब कम प्रतिरोध वाला एक प्रतिरोध लगाते हैं तो वो वोल्ट मीटर का काम करता है। लेकिन इसी गैल्वेनोमीटर के साथ एक शंट प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, ये समानांतर क्रम में लगाते हैं। ये कौन सा क्रम में प्रतिरोध को जोड़े, ये जोड़े हम श्रेणी क्रम में। जब एक प्रतिरोध
को हम यदि गैल्वेनोमीटर के साथ हम समानांतर नहीं श्रेणी क्रम में लगाए तो ये वोल्टमीटर का काम करने लगा। यानी अब गैल्वेनोमीटर ये धारा नहीं बता के क्या बताएगा, ये वोल्ट ये बताएगा आपका विभवांतर बताएगा। लेकिन इस गैल्वेनोमीटर के साथ यदि एक शंट प्रतिरोध कम प्रतिरोध को जोड़ देते हैं किस क्रम में, समानांतर क्रम में, तो ए मीटर का काम करता है। क्या करता है, ए मीटर का काम करने लगता है। यानी पहले से तो धारा बता ही रहा था, लेकिन कम मात्रा में धारा बताता था, छोटी मात्रा में बताता था, मामूली धारा बताता था, अर्थात छोटा धारा का ही पता लगाता था। लेकिन जैसे कम प्रतिरोध वाला एक शंट प्रतिरोध लगाए तो ये क्या करने लगा, यही गैल्वेनोमीटर ए मीटर का काम करने लगा, जो बड़े पैमाने पर धारा का मान बताने लगा। यहाँ से ये सब पॉइंट जो है नोट कर लीजिएगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है तो ऐसे ही बनता है कि कब गैल्वेनोमीटर आपका वोल्ट मीटर का कार्य करता है। तो बोलेंगे जब गैल्वेनोमीटर के साथ एक कम प्रतिरोध वाला शंट प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो वोल्ट मीटर का काम करता है। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो वोल्ट मीटर, लेकिन उसी गैल्वेनोमीटर के साथ शंट प्रतिरोध यानी कम प्रतिरोध वाला एक शंट प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो ए मीटर का कार्य करता है। शायद इस प्रकार सारे क्वेश्चन नंबर 1 का समझ में आया होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, सोलर रेडिएशन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए सोलर रेडिएशन है, सौर विकिरण, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इससे भी 5-10 क्वेश्चन बनेंगे जो कि आप लोग इस वीडियो में बने रहें, सुनिए और इसे लिखने की भी कोशिश कीजिएगा। यदि सेट निकाले हैं तो सेट पे लिखिएगा, अदरवाइज आप कॉपी पे भी नोट डाउन कर सकते हैं। सोलर रेडिएशन जैसे सौर विकिरण किसको बोलते हैं, तो सूर्य से आने वाली जो प्रकाश हो गई, जैसे दृश्य प्रकाश, परावैंगनिक प्रकाश, अवरक्त किरणें, गामा किरणें, एक्सरे, अतः ये सब हो गया। ये सब को मापने के लिए जो है 2 यंत्र है हमारे पास। एक है पायरेनोमीटर, इसको क्या बोलते हैं, पायरेनोमीटर बोलते हैं। एक और यंत्र है जिसका नाम है, पहला तो हो गया पायरेनोमीटर, इस यंत्र से नापते हैं। एक और है दूसरा जिसका नाम है पाइरहिलियोमीटर। याद रखिएगा कि सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन अर्थात दृश्य प्रकाश, परावैंगनिक किरणें, अवरक्त किरणें, दृश्य प्रकाश हो गया, नहीं लिखा पाता इसमें, दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें, एक्सरे, गामा किरणें, सॉरी, ये सब किरणें का जो माप किया जाता है वो किया जाता है पायरेनोमीटर या आपका पाइरहेलियोमीटर। इसे लिख लीजिएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, सोलर रेडिएशन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, पायरेनोमीटर या पाइरहेलियोमीटर। अब चर्चा करते हैं, मन में आ रहा होगा आप लोगों को कि ये पायरोमीटर फिर क्या है, फिर पायरोमीटर क्या है। तो पायरोमीटर जो है एक पूर्ण विकिरण उताप मापी है, ये ताप को मापता है। पायरोमीटर किसको मापता है, ताप को। वो भी किस प्रकार के ताप को, तो जिस तापमान से ज्यादा मात्रा में ऊष्मीय विकिरण का उत्पन्न होता है। तो बोलेंगे किस तापमान से ऊष्मीय विकिरण का होता है, तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के ऊपर से ही ऊष्मीय विकिरण का क्या होता है, उत्पन्न होता है। और इसी ऊष्मीय विकिरण का तापमान पता करने के लिए पायरोमीटर का यूज करते हैं। एग्जाम में देगा कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले ऊष्मीय विकिरण मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग करेंगे, पायरोमीटर। हम एक मेन ये याद रखेंगे कि ऊष्मीय विकिरण का उत्पन्न ही किस तापमान पे होता है, किस टेम्परेचर पे होता है, तो वो होता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे। जब ऊष्मीय विकिरण उत्पन्न होगा, देखिए यहाँ ऊष्मीय विकिरण है, वो सौर विकिरण था, यानी इस विकिरण तापमान की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। तो इसमें क्या किया जा रहा है, तापमान बताया जा रहा है, यानी इस तापमान से 800 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर के तापमान से ऊष्मीय विकिरण क्या होता है, उत्पन्न होता है। उसी विकिरण में जो ऊष्मा है, जो तापमान है, जितनी गर्मी है उसकी, उसको मापने के लिए पायरोमीटर का यूज करते हैं। तो ध्यान रहे, ये एक ताप मापी है। पायरोमीटर क्या है, ताप मापी है, ऊंचे तापमानों की माप करता है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर। क्यों, क्योंकि 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर से ही उसमें विकिरण उत्पन्न ही होता है। और ये पूछता है कि ये पायरोमीटर किसके नियम पे आधारित है, तो स्टीफन के नियम पे आधारित है, जो ये फॉर्मूला दिए थे, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T⁴। पायरोमीटर जैसे सूर्य वगैरह हो गया, उससे उत्पन्न उष्मा जो होती है वो मापने, यानी अर्थात दूर स्थित वस्तुओं से उत्पन्न ताप का माप किया जाता है इस पायरोमीटर से। तो शायद आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण और ऊष्मीय विकिरण
ऊष्मीय विकिरण की तापमान का माप, सिर्फ सोलर रेडिएशन की चर्चा करता है। इसमें ऊष्मा है लेकिन ऊष्मा मापता नहीं है, सिर्फ सोलर रेडिएशन को मापता है। जैसे दृश्य प्रकाश, अवरक्त प्रकाश हो गया, अवरक्त किरणें हो गई, एक्सरे किरणें, गामा किरणें। जबकि ये विकिरण कैसे विकिरण को, तो जिस विकिरण में क्या गर्मी है ऊष्मा को मापता है। यानी ये विकिरण कब किस डिग्री टेम्परेचर से उत्पन्न होता है, तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान के ऊपर से ही उत्पन्न होता है। तो एग्जाम में दे देगा 1200 तापमान पे या 1300, 1500, 2000 ऐसा एग्जाम में आया है। अब बात करते हैं एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या है? एनीमोमीटर जो है आपका, ये आपका वायु का वेग मापते हैं। इससे किसका मापते हैं, तो वायु का वेग मापा जाता है इससे। जबकि मैनोमीटर से द्रव या गैस के दाब मापा जाता है। वायु का वेग किससे, तो एनीमोमीटर से। जबकि मैनोमीटर से क्या मापा जाता है, द्रव या गैसों का दाब मापा जाता है। द्रव या गैसों का दाब मापा जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का समाप्त हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और इन सारी बातों को आप लोग लिख लीजिएगा, यही सब डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि है? कौन सी सदिश राशि है? बात है ये आया सदिश राशि। सदिश और अदिश राशि समझते हैं। सदिश राशि बोलता है कि वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा हो। इस सदिश राशि में क्या होना चाहिए, परिमाण के साथ साथ दिशा बताए। जिस भौतिक राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा हो उसे ही सदिश राशि बोलते हैं। लेकिन जिस भौतिक राशि में सिर्फ और सिर्फ क्या हो, परिमाण हो, दिशा नहीं हो, तो उसको बोलते हैं अदिश राशि। क्या बोलते हैं, अदिश राशि। सदिश राशि को इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी, अदिश राशि को स्केलर क्वांटिटी। तो सदिश राशि किसको बोलते हैं, जिस भौतिक राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा हो। परिमाण के साथ साथ दिशा कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए इधर हम लिखते हैं 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट लिखते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट लिखते हैं, तो ये हो गया 5, क्या हो गया आपका, परिमाण हो गया। ये ई क्या हो गया आपका, ई हो गया आपका दिशा। इसका मतलब कि ये जो होगा हमारा क्या होगा, वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, सदिश राशि होगा, क्योंकि परिमाण भी बता रहा है और दिशा भी बता रहा है कि 5 मीटर पर सेकेंड से पूरब की ओर चल रहा है, ये दौड़ रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा सदिश राशि। लेकिन सिर्फ ये लिखा रहे 5 मीटर पर सेकेंड, इसके साथ कोई डायरेक्शन है ही नहीं, ना तो ये सामने है, ना पीछे है, ना ऊपर है, ना नीचे है, तो सिर्फ परिमाण दिख रहा है हमको। क्या दिख रहा है, परिमाण, तो बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। अब कुछ कुछ वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि और अदिश राशि से संबंधित एग्जाम्पल पूछते हैं, परिभाषा नहीं पूछते हैं। क्या पूछते हैं, एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं। विस्थापन की बात करेंगे तो ये हमारी सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है, बल आघूर्ण भी। जबकि गति जो है हमारा सदिश राशि नहीं है। जैसे गति हो गया, उसके बाद हमारा आयतन हो गया, ये सब हमारी क्या है, सदिश राशि नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि नहीं है, गति हमारा सदिश राशि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्र पूर्वक एक साथ गिर रहे हो तो क्या क्या होगी। जैसे निर्वात आया और वस्तु को गिराने की, समान ऊंचाई से गिराने की बात है, यानी मान लीजिए ये ऊंचाई 3, इस ऊंचाई से यहाँ पंख है, यहाँ बॉल है, रबड़ की बॉल है, एक लकड़ी की बॉल है, हाइट सबका सेम है। निर्वात कहने का मतलब जहाँ पे वायु का प्रतिरोध क्या हो, शून्य हो। वायु का प्रतिरोध यानी कि यदि उसमें दौड़ रहे हैं या गिरा रहे हैं कोई चीज़ को, तो उसमें ये एहसास हमको नहीं हो कि कोई हमको विरोध कर रहा है। जब देख रहे होंगे, जब दौड़ते हैं और हवा चलती है तो आपको क्या करती है, आपकी जो गति होती है उसको प्रभावित करती है। इसका मतलब वायु का प्रतिरोध हो रहा है वहाँ पे, तो उसको हम निर्वात नहीं बोलेंगे। निर्वात क्या बोलेंगे, जहाँ पे वायु का प्रतिरोध नहीं हो। और निर्वात में आप लोग को बताया भी है, निर्वात में जो वायु की गति होती है वो आपको 0 मीटर क्या होता है, पर सेकेंड होता है, यानी ध्वनि की जो गति होती है, सॉरी, तो वो चर्चा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा निर्वात की जैसे बात आएगा तो जो रेजिस्टेंट प्रतिरोध होगा वो 0 होगा, यानी अब विरोध करने वाला कोई है ही नहीं। इस क्वेश्चन को इसलिए मैंने सेट किया कि इसमें समझना है। ये जो वस्तु है समान ऊंचाई से गिराए, तो एक एग्जाम्पल इसके पहले समझाते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 प्रकार की गाड़ियाँ हैं और तीनों गाड़ी का वेट जो है वो अलग अलग है, यानी कोई 50 केजी का, कोई 1 क्विंटल का, कोई 80 केजी का है। लेकिन उसको यदि एक समान एक्सीलेटर के साथ छोड़ते हैं और उसको एक पूरा समझिए बंद फील्ड में छोड़ते हैं, ऊपर से भी घिरा हो, चारों बगल से भी घिरा हो, यानी वायु मिले ही नहीं, तो ये बताइए जैसे उस समान स्पीड से हम छोड़ेंगे, उसको समान स्पीड से जैसे छोड़े, बोलेंगे सब 20 के स्पीड से चलिए और आपको एक अगले पॉइंट पे पहुंचना है, तो वो सही टाइम पे पहुंच जाएगा। क्यों पहुंच जाएगा, क्योंकि वायु का तो प्रतिरोध है नहीं, निर्वात है वहाँ पे, तो यहाँ पे वेट मायने नहीं रखता है। जहाँ पे कोई प्रतिरोध ही नहीं होगा, विरोध ही करने वाला नहीं होगा, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो आप देखे होंगे कि तेज हवा चल रही है और एक ट्रक गुजर रही है और एक आप मोटरसाइकिल से गुजरते हैं, तो उस ट्रक को कम प्रभावित करता है।
लेकिन हम चलते हैं, वेट हल्का होता है गाड़ी का, तो मुझे ज़्यादा प्रभावित करता है, गाड़ी हिलने डोलने लगता है, यानी वायु का प्रतिरोध मुझे हमारी गति को प्रभावित करता है। और जहाँ पे वायु का प्रतिरोध होगा ही नहीं, तो वो ट्रक जाए या तो एक स्प्लेंडर जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि सेम गति से जा रहा है तो दोनों क्या होगा, एक साथ पहुँचेगा। तो जैसे वायु का प्रतिरोध शून्य हो जाएगा तो गति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और एक जगह से छोड़ा जा रहा है, एक ऊंचाई से छोड़ा जा रहा है, तो क्या होगा, वो सब का सब नीचे एक साथ पहुँचेगा। ऐसा क्यों पहुंचेगा, क्योंकि त्वरण वस्तु का जो तीनों का जो त्वरण भी होगा वो समान होगा। तो यहाँ से दो क्वेश्चन याद रखिएगा कि ऐसा क्यों होता है, एक साथ क्यों पहुंचता है। तो एक तो बताएंगे कि निर्वात होने के कारण, वायु का प्रतिरोध नहीं होने के कारण। दूसरा बोलेंगे तीनों का त्वरण समान होने का कारण। त्वरण होता क्या है, त्वरण बस गाड़ी का एक्सीलेटर होता है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी वेग में परिवर्तन पर यूनिट टाइम कितना हो रहा है, वही हमारा क्या होता है, एक्सीलेटर। अब देखते हैं एक्सीलेटर देते हैं गाड़ी का तो स्पीड 40 से सीधे 60-70 हो जाता है, फिर एक्सीलेटर छोड़ते हैं कम हो जाता है, तो क्या हो रहा है, वो गति आपका कम और ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, कम और ज़्यादा नहीं करना है, बोलेंगे एक साथ पहुंचना है, तो इसका मतलब त्वरण भी यहाँ क्या है, सबका समान है, यानी जो एक्सीलेटर दे रहे हैं सबका एकदम कांस्टेंट है। तो दो चीज़ें, इस क्वेश्चन को इसीलिए हम सेट किए कि दो चीज़ें याद रखना है। निर्वात शब्द जैसे आए मतलब वायु का विरोध करने वाला कोई नहीं, वायु में कोई सा विरोधी पदार्थ है ही नहीं, विरोधी चीज़ है ही नहीं जो कि हमारे गति को प्रभावित करे, यानी वायु का प्रतिरोध नहीं है। दूसरा यानी एक्सीलेटर जो है त्वरण ये साइंटिफिक नेम हो गया इसका, यूँ कहें साइंस की लैंग्वेज है, लेकिन यदि आम बोलचाल की भाषा में समझें तो ये हमारा गाड़ी का एक्सीलेटर है, इसीलिए इसका इंग्लिश वर्ड त्वरण का एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेट करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंख सबसे पहले जमीन पर पहुंचेगा, बिल्कुल गलत। रबड़ की गेंद सबसे जमीन पर पहुंचेगी, बिल्कुल गलत। तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेगी, बिल्कुल सही, क्योंकि वायु का प्रतिरोध नहीं है और एक्सीलरेशन ए क्या है हमारा, कॉन्स्टेंट है। एक्सीलरेशन क्या है हमारा, कॉन्स्टेंट है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों की समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है। ये भी बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इसमें सीखेंगे। बोलता है नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। दूसरा है इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तथा इनका द्रव्यमान नगण्य होता है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है, समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में, चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग के रूप में। अब देखिए इसकी चर्चा करते हैं। ये परमाणु हो गया, इसके जो नाभिक में होते हैं हम लोगों को पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इसके चारों जो चक्कर लगाते हैं वो इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन एन से न्यूट्रॉन एन से न्यूट्रल। ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यानी प्रोटॉन का पॉजिटिव का जो परिमाण है और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव का परिमाण दोनों आपस में बराबर होने के कारण ये क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। यानी एक प्लस को यदि हम जोड़ते हैं, यूँ लिखें प्लस चार्ज कितना है 1, यदि इसको जोड़ते हैं और नेगेटिव कितना है 1, तो दोनों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं, +1 -1 0। तो इस प्रकार हम बोलेंगे जो हमारा परमाणु जो होता है विद्युतीय दृष्टिकोण से न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। लेकिन जो ऑप्शन हमारा पहला दिया नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो ये बातें गलत हैं। नाभिक के अंदर जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर मूव करते रहता है। यानी नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। बेशक विद्युत रूप से उदासीन परमाणु होता है, लेकिन नाभिक में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। प्रोटॉन सिर्फ होता है नाभिक में, उसके साथ न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ये बातें यहाँ गलत बोल रहा है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। लेकिन उदासीन क्यों होता है, तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होने के कारण, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होने के कारण एक दूसरे को क्या करता है, यानी टोटल जो रिजल्टेंट प्लस और माइनस का होता है वो जीरो हो जाता है। इस प्रकार नाभिक यानी परमाणु पे कोई चार्ज ही नहीं बचा, हमारा एटम पे कोई चार्ज बचा क्या, ये पी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गया, प्लस माइनस कट गया, तो कोई तो चार्ज बचा नहीं। तो बेशक क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, ना तो नेगेटिव रहा ना तो पॉजिटिव रहा। और बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तथा इनका द्रव्यमान नगण्य होता है। तो जी बिल्कुल, अभी बताए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और इसका द्रव्यमान 1/1837 भाग के बराबर होता है, तो लगभग ये नगण्य ही माना जाता है। दूसरा है परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन संख्या। अब देखिए एटॉमिक नंबर, इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, इसको डिनोट करते हैं जेड से। अब देखिए इसकी परिभाषा दो तरह से आप लोग सुने होंगे, जेड बराबर पी बराबर ए। जब किसी भी परमाणु में उपस्थित उसके कुल प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या हो तो उसे ही बोलते हैं हम लोग परमाणु संख्या। लेकिन पता है आप लोगों को, ये जो परिभाषा देते हैं जेड बराबर पी बराबर ई, वो न्यूट्रल एटम के लिए देते हैं, न्यूट्रल एटम के लिए देते हैं, मतलब उदासीन परमाणु के लिए देते हैं। लेकिन अब जैसे ही हम आपको बोलेंगे कि Na प्लस को यदि डिफाइन कर दीजिए जेड बराबर पी बराबर ई से, तो फंस जाइएगा, क्योंकि सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है, तो ठीक है जेड 11 हो जाएगा,
P11 हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन वैरी कर जाएगा, क्योंकि जैसे इस पे प्लस चार्ज आया तो प्लस चार्ज कब आता है, तो जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिलीज होता है। जब इलेक्ट्रॉन त्याग होता है तो उस पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। मतलब अब 11 इलेक्ट्रॉन नहीं रह के जब ये सोडियम न्यूट्रल अवस्था में रहा होगा तो हमारा E भी 11 रहा होगा। लेकिन जैसे ही आयन के रूप में आया, Na+ के रूप में आया, एक चार्ज आया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इससे माइनस हो गया, 10 हो गया। तो आप बताइए ये परिभाषा क्या सूट करेगा, Z = P = E Na+ के लिए? बोलेंगे नहीं। यहाँ पे तो देख रहे हैं जो Z11 है, जो Z11 है वही हमारा क्या है, P11 है, लेकिन E हमारा यहाँ पे बदल गया। तो चलिए इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन बताते हैं। अब सिर्फ ये याद रखना है, Z = P। कोई भी एटम हो, वो एटम न्यूट्रल हो या वो एटम निगेटिव चार्ज वाला हो या पॉजिटिव चार्ज वाला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अभी बताए थे Na+ में Z और P नहीं बदलता है। सिर्फ और सिर्फ आंसर देना है, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या बोलते हैं। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, किसी पे भी लागू होगा, चाहे वो एटम, वो परमाणु पॉजिटिव वाला परमाणु हो या निगेटिव वाला हो, ठीक ना, वो Na हो या Na+ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डेफिनेशन सूट करता है। आज के बाद परमाणु संख्या की परिभाषा पूछे तो सिर्फ और सिर्फ आंसर देना है, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या बोलते हैं। लेकिन जो Z = P = E है वो सिर्फ और सिर्फ उदासीन एटम के लिए है, परमाणु के लिए है। और समस्थानिक का यूज हम लोग ईंधन, चिकित्सीय क्षेत्र, कार्बन डेटिंग में करते ही हैं, जैसे C14 वगैरह का यूज। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा 5 का A होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है। तो काशी लालिमा जो है, तो ये इसका आंसर जो होगा वो भिंडी होगा। ये भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, जो आपके भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो हैं वो हैं आपके उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। ये तो ये भिंडी की क्या है, एक फसल की प्रजाति है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, फिर ये क्वेश्चन कभी देंगे तो इसे इनकी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सबकी प्रजाति है, कुछ बताएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा करेंगे। एक इसमें ध्यान रखिएगा कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये हमारा उत्तर प्रदेश का वाराणसी में है। और काशी लालिमा भिंडी की एक प्रजाति है। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जो हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा गया है, या इसकी उपजाति या इसकी जो फसल की प्रजाति है ये खोजी गई है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सही जोड़े बनाइए तब नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। दिया है रक्ताल्पा एनीमिया। तो रक्ताल्पा में क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। रक्ताल्पा एनीमिया ये तो हो गया हमारा विज्ञान की भाषा। इसको आम चाल की भाषा में यदि बात करेंगे तो हम लोग बोलते हैं खून की कमी। खून की क्या होती है, कमी बोलते हैं। अच्छा, बोलते हैं खून की क्या होती है, ये कमी हो जाती है। बोलेंगे अच्छा खून की कमी। यदि मेडिकल की भाषा में बात करेंगे तो कहेंगे अच्छा आरबीसी की मात्रा घटना, यानी आरबीसी तो ही होता है हमारा खून। बोलेंगे अच्छा आरबीसी की मात्रा आपके बॉडी में घट गया है, दूसरी खून की कमी हो गई। आरबीसी की मात्रा ही घटना खून की कमी कहलाता है। और ये जो बीमारी उत्पन्न करता है ये करता है रक्ताल्पा, यानी रक्त की अल्पता होता है, यानी रक्त की कमी होता है, जिसे एनीमिया रोग नाम दिया गया। बोलेंगे अच्छा इस आरबीसी में खनिज के रूप में होता क्या है, तो बोलते हैं लौह तत्व होता है। क्या होता है, आयरन होता है। और ये भी क्या होता है, लाली होता है, आयरन होता है। हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो हम लोग पढ़ते हैं हेमोग्लोबिन, इसमें जो हेमो है ना, ये मिनरल्स है हमारे आरबीसी में। क्या है, मिनरल्स है, से मिनरल्स। और इस मिनरल्स में क्या होता है, आयरन होता है। आयरन मिनरल्स होता है, आयरन पदार्थ होता है। ग्लोबिन जो है ना एक प्रोटीन है। ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। ये भी क्या होता है, लाल ही होता है। आयरन भी लाल होता है, ये भी क्या होता है आपका, लाल ही होता है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि जब आरबीसी की मात्रा घटती है, अर्थात खून की कमी होती है, अर्थात हेमोग्लोबिन की मात्रा घटती है हमारी, तो क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। तो अब देखिए लौह तत्व की कमी है कि नहीं, बी, यानी A का 2 हो जाएगा, यहाँ से क्लियर हुआ। अच्छा बात करेंगे क्या आरबीसी की मात्रा बढ़ जाएगा तो क्या होगा। तो जब आरबीसी की मात्रा बढ़ेगा तो कहेंगे अच्छा सर खून बढ़ रहा है आपके शरीर में आवश्यकता से ज़्यादा, तो उसको हम लोग बोलते हैं रक्त कैंसर। क्या बोलते हैं, रक्त कैंसर की बीमारी, जिसको बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथेमिया। याद रख लीजिए, याद रखिएगा या लिख लीजिए कि आरबीसी की मात्रा शरीर में घटने से एनीमिया होता है, रक्ताल्पा होता है, अर्थात लौह तत्व की कमी होती है। लेकिन यही लौह तत्व की मात्रा आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ जाए, 5 रोटी खाने की जगह हम बाई ज़बरदस्ती 8 रोटी खाएं तो दिक्कत होगी ही। तो जब ये आरबीसी की मात्रा बढ़ेगी हमारे शरीर में
खून की मात्रा बढ़ेगी, यानी जो समानता 5 से 6 लीटर होता है वो ज़्यादा होने लगे तो वो एक रोग उत्पन्न कर देगा। ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, जो मनुष्य को चाहिए वो होना चाहिए। तो ज़्यादा आरबीसी की मात्रा होगा, खून की मात्रा ज़्यादा होगा तो एक बीमारी उत्पन्न करेगा जिसका नाम होगा पॉलीसाइथेमिया। इसमें क्या होता है, हमारे शरीर की जो स्किन है ब्लैक स्पॉट आ जाता है, काला काला धब्बा आ जाता है। इस प्रकार याद रखिएगा, आरबीसी के कमी से अर्थात खून के कमी से एनीमिया रोग, आरबीसी के ज़्यादा से अर्थात खून की मात्रा ज़्यादा होने से शरीर में पॉलीसाइथेमिया रोग होता है। यानी एनीमिया में क्या होगा, लोह तत्व की कमी होगा, जबकि पॉलीसाइथेमिया जो होगा इसमें क्या होगा, हमारा लोह तत्व की मात्रा अधिक होगा। तो ये आपका क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं गला घोंटू ग्वाइटर पता ही आयोडीन की कमी से, तो ये 3 हो जाएगा, और ए का बता है 2 हो जाएगा। और रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है, ये 4 हो जाएगा। और बेरी विटामिन बी की कमी से होता है 1। इस प्रकार मिला लीजिएगा 2 3 4 1, जो मेन बातें हैं उसको लिख भी लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? गेरुई गेहूं में पाए जाने वाला रोग, अगैती आलू में पाए जाने वाला रोग, झूठ कंड फॉल्स स्मट जौ में पाए जाने वाला रोग, और खैरा धान में पाए जाने वाला रोग। सबका थोड़ा रोग देखते हैं हम लोग। जो धान में पाए जाने वाला रोग है उसको हम लोग फॉल्स स्मट बोलते हैं। जैसे फॉल्स स्मट होता है, स्मट का नाम सुने होंगे, फॉल्स स्मट, इसको हिंदी में मिथ्या कंड या झूठा कंड भी बोलते हैं। खैरा रोग का नाम सुने होंगे जो बहुत ही फेमस है, खैरा रोग, जो कि धान में जिंक की कमी से होता है। भूरी पर्ण पित्ती जो धान में क्या होता है, ये भी एक रोग होता है। तो खैरा रोग धान में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। झूठ कंड फॉल्स स्मट जौ में पाया जाता है, नहीं, झूठ कंड जो बताया भी फॉल्स स्मट धान में पाया जाता है। जौ में जो पाया जाता है वो हरित बाल पाया जाता है। एक हरित बाल फेमस रोग है, इसका याद रखिएगा। जौ में पाए जाने वाले रोग हरित बाल। आलू में जो होता है अगैती झुलसा, ये सही है। और वाट रोग भी होता है। आलू में एक और रोग याद रखिएगा, वाट रोग। अगैती झुलसा पाला मारने वाला बात जानते ही हैं। गेरुई गेहूं में पाए जाने वाला रोग, ये सही है। गेहूं में गेरुई होता है, इसमें सलत कंड होता है। जिस तरह फॉल्स कंड धान में होता है ना, इसमें सलत कंड होता है, स्मट बोलते हैं इसको। काला कीट का नाम सुने होंगे, रस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। और सबसे फेमस इसका रोग जो है वो है करनाल बंट। गेहूं में फेमस रोग कौन सा हो गया, करनाल बंट। इस प्रकार याद रखिएगा, गेहूं में होने वाला रोग कौन सा हो गया, तो गेहूं में होने वाला रोग गेरुई हो गया, करनाल बंट हो गया, काला कीट रस्ट जिसको बोलते हैं। उसके बाद अगर गट भी एक रोग होता है। तो इस प्रकार 4-5 याद रखिएगा और लिख लीजिएगा। धान में पाए जाने वाला जो रोग होता है वो फॉल्स स्मट होता है, मिथ्या झूठा कंड या मिथ्या कंड। खैरा रोग जो फेमस है ही, जो जिंक की कमी से होता है, भूरीपन चिल्ली। आलू में अगैती झुलसा यानी जो पाला मारता है, और एक वाट रोग। जौ में हरित वाली रोग होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? यानी कोई बीज खेत में हम डालें, मान लीजिए मक्का या चना का बीज डाले, तो वो अंकुरित होगा तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो परिस्थिति होना चाहिए ना। ऐसे नहीं अब हवा में ऐसे छोड़ देंगे तो क्या वो अंकुरित होगा? यदि होगा भी तो उसके लिए एक परिस्थिति चाहिए। मिट्टी में डाल दिए तो आखिर वो अंकुरित होगा तो उसके लिए कोई ना कोई कंडीशन होना चाहिए। तो वो होना चाहिए जी, उसमें पानी होना चाहिए, उचित तापमान होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। वे में मिट्टी, पानी, ऑक्सीजन होना चाहिए। उचित तापमान, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। तापमान, ऑक्सीजन और प्रकाश होना चाहिए। जी नहीं, इसमें जो आंसर होगा वो बी होगा। पानी होना चाहिए, उचित तापमान होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। यहाँ पे यदि नमी भी रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नमी होनी चाहिए, उचित तापमान हो, ज़्यादा तापमान भी नहीं होना चाहिए। जो एक तापमान सामान्य उसको अंकुरित के लिए चाहिए वही चाहिए। अब उसको 20 डिग्री अंकुरन के लिए तापमान चाहिए, अब 50 डिग्री देंगे तो कभी अंकुरित होगा ही नहीं। तो उचित तापमान लिखा, बहुत बढ़िया। उचित तापमान होना चाहिए, पानी होना चाहिए, तो ये आप ऑप्शन क्या होगा, हमारा बी होगा। अब सोच रहे होंगे जैसे अब चना जब हम लोग फूलने देते हैं और उसको जब छांक लेते हैं तो आप देखते हैं कि उसको सिर्फ एक कटोरी में रख देते हैं तो वो अंकुरित हो जाता है। क्या उसमें हमने मिट्टी डाला? आप लोग सोच रहे होंगे मिट्टी क्यों नहीं, तो मिट्टी नहीं, सिर्फ देखिए वो भींगा हुआ था, नमी था उसमें, तो अंकुरित हो जाता है। और एक उचित तापमान मिल रहा है उसको, ऑक्सीजन मिल रहा है, तो वो अंकुरित क्या होता है, वो हो जाता है। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, मिट्टी से कंफ्यूजन नहीं होना है, दिमाग नहीं लगाना है कि मिट्टी ऑप्शन में दिया मार दिया। पानी यानी पानी की जगह नमी भी रहेगा तो चलेगा, उसी तापमान और ऑक्सीजन होना चाहिए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद। उपोत्पाद कहने का मतलब बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट यानी मेन प्रोडक्ट छोड़कर। तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं किसको है, जब हमारे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और धरती से, मिट्टी से पानी जब लेता है और इससे जब अपना भोजन बनाता है तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। अब बात ये आया
कि सर क्या ये प्रकाश संश्लेषण जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बोलते हैं, क्या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति कहने का मतलब क्या ये प्रकाश संश्लेषण दिन में ही होती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश दिन में ही आता है? जी नहीं, ये हमारा दिन में भी होता है और रात में भी होता है। जब दिन में ये होता है तो पेड़ पौधे के ये ग्रेना वाले भाग में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू होता है, जबकि ये रात में होता है। कुछ समुद्रीय शैवाल है जो चंद्रमा के प्रकाश से भी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करने लगती है। तो इसका मतलब वो रात में भी होता है। तो रात में जब होता है तो ये स्ट्रोमा में होता है। याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस की क्रिया जब रात में होती है तो स्ट्रोमा में होती है, जब दिन में होती है तो ग्रेना में होती है। तो ऑप्शन में जब भी आए कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है क्या केवल दिन में होती है, ऑप्शन रहेगा केवल दिन, केवल रात, दिन एवं रात। तो दिन एवं रात मारना है, दोनों में होती है। क्यों? क्योंकि कुछ शैवाल जो हैं, कुछ समुद्री शैवाल चंद्रमा के प्रकाश की उपस्थिति में भी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कर लेती है। और ये भी एग्जाम में पूछता है, जब रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो किस में होती है, ग्रेना में या स्ट्रोमा में? तो बोलेंगे स्ट्रोमा में होती है, जबकि दिन की जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है वो पेड़ पौधे के पत्ते से के ग्रेना से होता है। याद रखिएगा दो चीज। अब बातें याद रखेंगे, वायुमंडल से क्या लेता है, तो वायुमंडल से CO2 लेता है। वायुमंडल से क्या लेता है, CO2। जल कहाँ से प्राप्त करता है, तो मृदा से प्राप्त करता है। जल कहाँ से, तो ये मिट्टी से प्राप्त करता है। प्रकाश किससे, तो सूर्य या चंद्रमा, या और बोल सकते हैं हम लोग कि ये जो है विद्युत प्रकाश में भी ये रिएक्शन होती है। जब चंद्रमा के प्रकाश से हो सकता है तो विद्युत प्रकाश में भी होगा, लेकिन विद्युत प्रकाश ऑप्शन में नहीं देता, दिन एवं रात देता है। तो ध्यान रहे कि आज के बाद जब भी ऑप्शन आए केवल दिन, केवल रात, दिन एवं रात, तो दिन एवं रात मारना है। अब यहाँ बात जो आई है वो है आपका उपोत्पाद का, बाय प्रोडक्ट के रूप में। तो जब ये CO2 और H2O का रिएक्शन होता है तो बनता है आपका ग्लूकोज। क्या बनता है आपका, ग्लूकोज बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, C6H12O6। उसके बाद ग्लूकोज बनने के बाद O2 बनता है और कुछ मात्रा में एनर्जी निकलता है। तो यही O2 जो है हमारा बाय प्रोडक्ट होता है, जबकि ग्लूकोज जो है मेन प्रोडक्ट होता है, मुख्य उत्पाद होता है। बोला जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में, यहाँ से 5-10 क्वेश्चन बनेंगे आपके। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद के रूप में कौन होता है, तो मुख्य उत्पाद के रूप में, यानी रिएक्शन होने के बाद हम लोगों को पता है कि जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अलग होते हैं, और अभिक्रिया के बाद जो नए पदार्थ बनते हैं उसको उत्पाद बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो मेन जो प्रोडक्ट रिएक्शन के बाद बनता है वो ग्लूकोज बनता है। कौन बनता है, ग्लूकोज बनता है। और उसके बाद मेन प्रोडक्ट छोड़कर सब प्रोडक्ट जो बनता है, दूसरा प्रोडक्ट जो बनता है बाय प्रोडक्ट, जिसको उपोत्पाद बोलते हैं, वो हमारा ऑक्सीजन बनता है। कौन कौन बनता है, ऑक्सीजन बनता है। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा, CO2 प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे कहाँ से ग्रहण करते हैं, तो वायुमंडल से। पानी कहाँ से, तो मिट्टी से। क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन एवं रात दोनों में होती है, तो बोलेंगे दिन एवं रात दोनों में होती है। क्या दिन में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो स्ट्रोमा में होती है, बोलेंगे नहीं, स्ट्रोमा में नहीं, ग्रेना में होती है। स्ट्रोमा जो होती है वो रात में होती है। तो इस प्रकार आप लोग फोटोसिंथेसिस से इतने सारे क्वेश्चन याद रखिएगा। ध्यान रहे, मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट ये लिख लीजिएगा। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते हैं और डिफिकल्ट क्वेश्चन के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 ही भी बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है। अब देखिए, पादप हार्मोन, इसी को हम लोग वृद्धि नियामक हार्मोन भी बोलते हैं। पादप हार्मोन को भी क्या बोलते हैं हम लोग, वृद्धि नियामक हार्मोन भी बोलते हैं, वृद्धि नियामक हार्मोन बोलते हैं। हम लोगों को पता होना चाहिए टोटल हमारे पास 5 पादप हार्मोन है। कौन कौन सा है, याद रखिएगा। पहला जिब्रेलिन, पहला क्या है, जिब्रेलिन। दूसरा ऑक्सिन, दूसरा क्या है, ऑक्सिन। तीसरा है साइटोकाइनिन, तीसरा क्या है, साइटोकाइनिन। चौथा जो है वो है हमारा एब्सिसिक अम्ल, और पांचवा जो है वो है एथिलीन। टोटल कितना हो गए पादप हार्मोन, टोटल पादप हार्मोन हो गए 5। पहला कौन सा हो गया, जिब्रेलिन हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, ऑक्सिन हो गया। तीसरा कौन सा हो गया, साइटोकाइनिन। चौथा एब्सिसिक अम्ल, और पांचवा कौन सा हो गया हमारा, एथिलीन या एथिन हो गया। ये 5 पादप हार्मोन हो गए। बोले अच्छा, पादप हार्मोन कहने का मतलब सर, तो पादप वही जो पेड़ पौधे में जो हार्मोन पाए जाते हैं, जिस तरह हमारे शरीर में मानव या जीव जंतु में जो हार्मोन पाए जाते हैं, जैसे हम लोग का भी होता है टीएसएच हार्मोन होता है, इंसुलिन हार्मोन होता है, जो शरीर में अलग अलग कामों को क्या करते हैं, वो अलग अलग कामों का निष्पादन करते हैं। उसी प्रकार पेड़ पौधे में भी होता है। जैसे हम लोग लंबा हो जाते हैं तो कोई ना कोई तो हार्मोन काम कर रहा होगा, तो उसी तरह पेड़ पौधे भी जो होते हैं उसमें फल होते हैं, बीज होते हैं, पत्ते होते हैं, पत्ते फिर गिरते हैं, फल कच्चे होकर पकते हैं, फूल होते हैं, फूल से फल होते हैं। तो कोई ना कोई तो उसको एक्साइटेड कर रहा होगा, उस तरह का कोई काम करवाने के लिए करवा रहा होगा, तो वो हार्मोन ही तो करता है। तो उसमें भी हार्मोन, तो मुख्य 5 हार्मोन याद रखना है कि टोटल पादप हार्मोन कितने, 5। कौन कौन सा हो गया, तो आपका जिब्रेलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। जोश याद रखिएगा, JOS, जोश यानी जोश आ गया किसी में,
क्या आ गया, जोश आ गया। जे से जिब्रेलिन, ओ से ऑक्सिन, एस से क्या हो गया, साइटोकाइनिन, ए से एब्सिसिक अम्ल और ए से हो गया एथिलीन। जोश आ या जोश में आ, जिसको बोलेंगे जोश में आ। ये 5 हो गया, 5 वर्ड से याद रखिएगा। वैसे ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चलिए शायद इससे भी याद रह जाए। जैसे जिब्रेलिन, ओ से ऑक्सिन, ए से साइटोकाइनिन, ए से एब्सिसिक और ए से एथिलीन। अब बात करते हैं इसकी, थोड़ी फंक्शन पढ़ लेते हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं। जिब्रेलिन का क्या कार्य होता है, जैसे समझेंगे। जिब्रेलिन इसका कार्य है कि बौनी प्रजाति के जो पौधे होते हैं ना, उसमें ये क्या करते हैं, उसको वृद्धि करते हैं, बड़े बड़े करते हैं, पुष्पन लाते हैं, यानी पुष्प लाने की क्रिया क्या करती है, तेज करती है। और उसके बाद बीजों को अंकुरित करवाती है। बीजों को क्या करवाती है, अंकुरित करवाती है। और बीज के अंकुरन के लिए परिस्थिति अभी जस्ट आप लोगों को बताए थे, क्या होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए था, उसी तापमान और ऑक्सीजन होना चाहिए। तो जिब्रेलिन का ये कार्य है कि बौनी प्रजाति के जो पौधे होते हैं उसको बोलते हैं, सुनो तुम बौने हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुमको क्या करेंगे, तुम्हारे शरीर में वृद्धि करवाएंगे, तुम्हारे अंदर फल फूल भी होगा, पुष्प भी होगा, फल फूल भी होगा, और उसके बाद बीज का अंकुरन भी होगा, सारी चीज़ हम करवाएंगे। और निषेक फलन भी करवाता है। और निषेक फलन का मतलब जिसका निषेचन, जिस फल का निषेचन नहीं होता है, यानी बिना निषेचन का जो फल बनता है, और निषेक फलन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, और निषेक फलन। तो ये कार्य हो गया जिब्रेलिन का। दूसरी बात है, एक चीज़ और इससे पहले जान लेते हैं कि ये जो जोश है, जिब्रेलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, ये हमारा वृद्धि वर्धक हार्मोन कहलाता है। वृद्धि क्या कहलाता है, वृद्धि वर्धक। वर्धक कहने का मतलब ये जो है सारी चीज़ों को बढ़ाने में, उत्तेजित करने का कार्य करता है कि हाँ आप ऐसा कीजिए, यानी वृद्धि वर्धक, यानी रोकता नहीं है। यदि पुष्प आ रहा है तो बोलता है ठीक है आप खिलिए, पुष्प से आप फल बनिए, ये वृद्धि वर्धक। तो पूछता है एग्जाम में, पांचों में से कौन सा ऐसा 3 हार्मोन, पादप हार्मोन है जो वृद्धि वर्धक हार्मोन कहलाता है, यानी यदि वो बढ़ रहा है तो बढ़ने में मदद करता है, यदि नहीं बढ़ रहा है तो उन्हें बढ़ाने की कोशिश करता है। इसीलिए इन तीनों हार्मोन को वृद्धि वर्धक हार्मोन कहा जाता है। एग्जाम में आता है कि 5 पादप हार्मोनों में से कौन से ऐसे 3 हार्मोन हैं जो वृद्धि वर्धक है, बोलेंगे जोश, जिब्रेलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। अब बच गया 2, जोश में आ, तो ये जो हो गया एब्सिसिक और एथिलीन, ये वृद्धि रोधक है, यानी कि जो पुष्पन और निषेक फलन होता है, जो फल आ रहा है उसको क्या करता है, ये रोकता है, वृद्धि रोधक। तो 2 हो गया वृद्धि रोधक और 2 हो गया वृद्धि वर्धक। अच्छा कहेंगे जो ये तीनों काम करेगा वो उल्टा काम करेगा, ये दोनों करेगा कि नहीं। तो पहले ये तीनों का काम पढ़ लेते हैं, तो ये दोनों का काम आसान हो जाएगा। तो जिब्रेलिन का बता ही दिए, बौने प्रजातियों में क्या करवाते हैं, ये वृद्धि करवाते हैं और पुष्प लाते हैं, बीजों को अंकुरित करवाते हैं और बिना निषेचन का फल भी बनाते हैं। अब बात आई ऑक्सिन की। ऑक्सिन क्या करता है, ये ऑक्सिन ये भी अनिषेक फलन करता है। अनिषेक फलन क्यों करता है, तो जैसे संतरा, नींबू, टमाटर, केला हो गया, इस पर क्या किया जाता है, ऑक्सिन ही छिड़क कर क्या किया जाता है, बीज रहित फल बनाता है। तो मेन जो क्वेश्चन आता है कि बीज रहित फल, केला में बीज नहीं देखे होंगे, बीज रहित फल, टमाटर में भी कभी कभी बीज नहीं देखते हैं। बीज रहित फल किस हार्मोन के तहत बनता है, किस, तो वो बनाता है हमारा ऑक्सिन ही बनाता है। क्या करता है, डायरेक्ट हो गया, जैसे संतरा, नींबू, टमाटर, केला, ये सब पे छिड़क दिया जाता है, इनिशिएशन करवाया जाता है, तो ये बन जाता है। यानी अनिषेक फलन का कार्य ऑक्सिन भी करता है। जिस तरह अनिषेक फलन का कार्य आपका बौने प्रजाति में कौन कर रहा था, जिब्रेलिन, उस तरह ऑक्सिन भी ये काम करता है। लेकिन मेन इसका याद रखना है कि ये बीज रहित फल बनाने में और फसलों को गिराने में, फसलों को क्या करता है, फसलों को गिराने में भी ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, फसलों को गिराने में ऑक्सीजन का प्रयोग और बीज रहित फल बनाने में ऑक्सीजन का प्रयोग। अब साइटोकाइनिन की बात आया। साइटोकाइनिन, साइटोलॉजी का नाम सुने होंगे। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, कोशिका का। तो साइटो से ही साइटोकाइनिन बना है, तो साइटो का मतलब ही हो जाएगा कोशिका। ये क्या करता है, कोशिका विभाजन करता है। कोशिका विभाजन करने का मतलब आप लोग देखे होंगे कि मार्केट में एक शीशा में पानी रहता है और उसमें कोई पेड़ पौधा डाल देता है तो वो हरा का ही हरा रहता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, या हम लोगों को पता होना चाहिए, वो पादप हार्मोन ही हरा का हरा रखता है। वो पादप हार्मोन साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन क्या करता है, उसके कोशिका विभाजन को करते रहता है। वो कोशिका विभाजन को क्या करता है, करते रहता है। कोशिका विभाजन उसका रोकता नहीं है। तो जब तक हमारे शरीर में कोशिका विभाजन रुकेगा नहीं तब तक वो क्या होगा, बूढ़ा होगा नहीं। बूढ़ा होने का मतलब वो मरेगा नहीं। हम लोग जो यंग देखते हैं वो तब तक यंग देखते हैं एक समय तक, वो समय तक क्या होता है, कोशिका विभाजन होते रहता है। तो एक काला आदमी भी चमकता है, गोरा आदमी भी चमकता है। ऐसा क्यों चमकता है, क्योंकि उसके शरीर के अंदर कोशिका का जो विभाजन है वो रुकता नहीं है, सेल डिवीजन होता रहता है, जिसके कारण से वो यंग दिखते रहते हैं। जब बूढ़े दिखने लगते हैं तो हम लोग, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में कोशिका का विभाजन रुक चुका है, रुक गया है, या धीरे धीरे हो रहा है। अब उस तरह से नहीं हो रहा है जिसकी वजह से हमारे शरीर की स्किन झुलस रही है या बूढ़े हम दिख रहे हैं। उसी तरह पेड़ पौधे होते हैं, वो यंग दिख रहे हैं, हरा भरा दिख रहे हैं, कोशिका विभाजन हो रही है। कोशिका विभाजन जैसे नहीं होगी तो वो मर जाएगा। तो जो हम लोग आजकल जो देखते हैं कि वो पानी के अंदर, डिब्बा के अंदर पेड़ पौधा रख देता है, बंद कर देता है, हरा भरा दिखता है, तो वो ये कोशिका विभाजन के कारण होता है। ये जो कार्य करता है साइटोकाइनिन करता है। याद रखिएगा, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन का कार्य करता है, जीर्णता को रोकता है। ये एग्जाम में बार बार आता है। जीर्णता को कौन, जीर्णता का मतलब बुढ़ापे को रोकना।
ठीक ना। बुढ़ापे को क्या, बुढ़ापे में नहीं जाने देना, यंग में ही उसे रखना, यही जीर्णता कहलाता है। कहेंगे अच्छा जो क्लोरोफिल जो है उसको नष्ट होने से बचाता है, क्लोरोफिल नहीं मरेगा तो हरा का भरा ही रहेगा। इसका मतलब साइटोकाइनिन का 3 कार्य, एक तो कोशिका विभाजन, दूसरा बुढ़ापे से, जब कोशिका विभाजन होगा तो जाहिर सी बात है बुढ़ा होगा ही नहीं पेड़ पौधा, यंग ही दिखेंगे। और जब कोशिका विभाजन, जब बुढ़ा नहीं होगा हरा भरा दिखेगा, इसका मतलब इनडायरेक्टली कहेंगे तो क्लोरोफिल को नष्ट होने से बचाता है। तो इस प्रकार तीनों आप लोगों को समझ में आया होगा जोश के बारे में। जिबरेलिन, ऑक्सिनो, साइटोकाइनिन जो पादप हार्मोन, कैसा पादप हार्मोन है, वृद्धि वर्धक पादप हार्मोन है। अब बात करते हैं डबल ए की। ए से एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल की बात करेंगे तो ये क्या करता है, कोसा विभाजन, पुष्पन और बीज अंकुरन, यानी जो बीज अंकुरित कर रहे थे कौन, जिब्रेलिन कर रहे थे, जिब्रेलिन पादप हार्मोन, और पुष्पन भी कर रहे थे जिब्रेलिन हार्मोन, और जो कि कोसा विभाजन कर रहे थे साइटोकाइनिन, ये तीनों को क्या किया, ये रोकता है, ये सही से होने नहीं देता है, यानी इसको क्या करता है, रोकने का कार्य करता है। तो यूँ कहें दुश्मन है किसका, तो जिब्रेलिन। एब्सिसिक अम्ल जो है दुश्मन है किसका, जिब्रेलिन साहब का, और एच साहब का दुश्मन है। कहता है आप जो जिब्रेलिन साहब जो बौने प्रजाति के पौधे के बीज को अंकुरित कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, पुष्पन ला रहे थे, हम ऐसा होने नहीं देंगे। और साइटोकाइनिन कहता है जो कोसा विभाजन कर रहे थे, कोशिका का विभाजन कर रहे थे, पेड़ पौधे को हरा भरा भी रख रहे थे लंबे समय तक, वो हम होने नहीं देंगे, उसको रोकता है एब्सिसिक अम्ल का। वो एक और इसे एब्सिसिक अम्ल से बढ़िया क्वेश्चन बनता है, सूखा सहिष्णुता हार्मोन भी इसको बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है सूखे स्थिति में जब उसे पानी की आवश्यकता मतलब होती है, या पानी की आवश्यकता को बनाए रखने के लिए ये हार्मोन क्या करता है, उसे मदद करता है, इसलिए सूखा सहिष्णुता हार्मोन भी बोलते हैं। और किसका ये विरोधी है, तो एब्सिसिक अम्ल और साइटोकाइनिन का। अब एथिलीन की बात करेंगे तो एथिलीन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एथिलीन, और इसी को बोलते हैं एथिन भी बोलते हैं, एथिन IUPAC नाम है इसका। केमिकल फार्मूला होता है आपका C2H4 होता है। एकमात्र ये हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। एग्जाम में बार बार पूछता है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, बोलेंगे एथिलीन या एथिन, जिसका केमिकल फार्मूला रासायनिक सूत्र C2H4 होता है। इसके बारे में पहले भी बताया, ये फल को पकाने में काम करता है, यानी कि नेचुरल ढंग से जो फल पकता है यही पकाने का कार्य करता है। और कृत्रिम ढंग से भी पकाने में कार्य इसका यूज़ करते हैं, जो इथेफॉन आपको रसायन का नाम बताए थे, जो पानी में घोलकर क्या करते हैं, फल पे छिड़क देते हैं तो उससे गैस निकलती है, यही एथिलीन गैस जो पकाता है। तो प्राकृतिक रूप से भी पेड़ पौधे में एथिलीन गैस ही पाया जाता है गैसीय अवस्था में, और ये तने का अग्रभाग में पाया जाता है। और फल को पकाने में ये क्या करता है, मदद, यानी राइपनिंग हार्मोन इसको बोलते हैं। पत्तियों, पुष्पों एवं फलों को पौधों से अलग करने की प्रक्रिया भी तेज करती है। आप देखे होंगे गर्मी के मौसम में पतझड़ जो होते हैं, पत्ते गिरते हैं, वो जो गिरने की जो प्रक्रिया तेज करती है, जो हरा से पीला रंग पड़कर गिर जाती है, तो इसी का काम होता है एथिलीन का ही। क्योंकि ये पकाता भी है फल को, तो ये भी अग्रभाग में पाया जाता है, तो क्या करता है उसको भी ये धीरे धीरे क्या करता है, पुराने रूप में करवा देता है। वो क्या करता है, वो पौधे से अलग करवा देता है, यानी गिर जाता है, फिर नए पौधे नहीं नए पत्ते का क्या होता है, उसमें जन्म होता है। तो याद रखिएगा एथिलीन क्या है, तो एथिलीन हमारा जो है एक गैसीय हार्मोन है जो पौधे के तने के अगले भाग में पाया जाता है, जो पत्तियों, पुष्पों एवं फलों, पूछेगा पत्तियों को पौधों से अलग करने का कार्य कौन करता है, एथिलीन। पुष्पों को पौधे से अलग करने का कार्य कौन करता है, एथिलीन। जैसे देखते होंगे कि फूल वगैरह रहता है, शाम में खिला और सुबह में गिर गया, बोलेंगे अच्छा ये कौन गिराया इसको, पौधे से कौन अलग किया, तो एथिलीन हार्मोन किया। कौन किया, एथिलीन। देखते हैं जब पेड़ पौधे में फल पक जाते हैं तो खुद वो गिरते भी हैं, एक तो पकाने का कार्य भी वही किए, वो गिर भी गए, पक के अलग कर दिए पेड़ पौधे से, एथिलीन। यानी पुष्पों, फलों को अलग करता है पेड़ पौधे से। पत्ती हो गया, पुष्प हो गया, जो फूल वगैरह हरा पीला जो देखते हैं वो सुबह गिर जाता है, रात खिलते ही सुबह गिर जाता है, तो वो ऐसा काम कौन कर रहा है, तो ऐसा काम कर रहा है हमारा एथिलीन साहब कर रहा है, C2H4। फल आया कच्चे से उसको पके में बदलने का कार्य एथिलीन ही करता है, और फिर जब पक जाता है तो देखते हैं आम जब पकता है तो टपक जा रहा है, आम गिर गया, गिराने का भी कार्य करता है, पौधे से अलग करने का कार्य एथिलीन। यानी पत्ते को पौधे से अलग करने का कार्य एथिलीन, पुष्प को पौधे से अलग करने का कार्य एथिलीन, और फल को पौधे से अलग करने का कार्य एथिलीन, और ये तने का अग्रभाग में पाया जाता है, फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है, और एकमात्र गैसीय हार्मोन है। इस प्रकार क्वेश्चन 11 समझ में आया होगा आप लोगों को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखिए पौधा अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करता है, पोषक तत्व की बात किया है, किसका, तो पौधा का। तो पोषक तत्व ये मृदा से प्राप्त करता है। मृदा से क्या करता है, जल भी प्राप्त करता है और कार्बनिक पदार्थ भी प्राप्त करता है। और कार्बनिक पदार्थ करने का मतलब, कहेंगे और कार्बनिक पदार्थ करने का मतलब क्या सर, तो बोलेंगे खनिज पदार्थ। तो कौन सा खनिज पदार्थ, वही खनिज पदार्थ पोषक तत्व कहलाता है। यानी अकार्बनिक पदार्थ जो मृदा से प्राप्त करता है, मृदा से दो, एक तो जल और क्या करता है अकार्बनिक पदार्थ, यही खनिज पदार्थ जो पोषक तत्व कहलाता है। आप लोग को बताए थे बृहद पोषक तत्व, जिसको स्थूल पोषक तत्व और लघु पोषक तत्व या सूक्ष्म पोषक तत्व, बृहद में 6 बताए थे, याद है आप लोगों को, NPK नाम प्रदीप कुमार, और CAMGS याद है आप लोगों को, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सब क्या हो गया, बृहद पोषक तत्व हो गया, बृहद पोषक तत्व हो गया पौधों के लिए। और आप लोगों को इसी को स्थूल पोषक तत्व बोलते हैं। आप लोगों को सूक्ष्म पोषक तत्व भी बताए थे, याद है, बोरॉन, क्लोरीन, कॉपर, कुछ याद आ रहा है, बोरॉन, क्लोरीन, कॉपर,
उसके बाद आयरन बताए थे आप लोग को, मैग्नीज बताए थे, उसके बाद जिंक बताए थे, उसके बाद मॉलिब्डेनम बताए थे। कुछ याद है? ये सब का सब क्या है? सूक्ष्म या लघु पोषक तत्व है। याद रखिएगा, पौधा अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करता है? तो मृदा से प्राप्त करता है। मृदा से जल भी प्राप्त करता है। मृदा से ही तो जल मिलता है, वायु से थोड़ी ना मिलेगा उसे। मृदा से भी जल मिलता है और मृदा से ही खनिज यानी अकार्बनिक पदार्थ अर्थात खनिज पदार्थ अर्थात पोषक पदार्थ मिलता है। पोषक पदार्थ पौधे के पास दो तरह का, एक तो बृहद मात्रा में पोषक पदार्थ चाहिए और लघु मात्रा में चाहिए। बृहद मात्रा में 6, नाम प्रदीप कुमार, CAMGS, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, और छोटा के रूप में ये 6 याद रखिएगा। एग्जाम में बार बार दे देगा, एग्जाम में निम्नलिखित में कौन सा बृहद पोषक तत्व है पौधा का, दे देगा। उसमें से 4 को 3 को दे देगा ऑप्शन लघु का, 1 वो दे देगा, तो कोई एक याद रखेंगे। इधर लघु में बोरॉन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, जिंक और मॉलिब्डेनम हो जाएगा। चलिए, इस प्रकार क्वेश्चन 12 क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए आविष्कारक। तो आप लोगों को पता है जॉन जो गुटेनबर्ग है वो किसका आविष्कार किया है? तो प्रिंटिंग प्रेस का किया है। तो 1 का 2 हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा हमारा? 1 का 2 हो जाएगा। 1 का 2 डब्ल्यू एरोंजन ने एक्सरे का किया है, तो एक्सरे कहाँ है? तो एक्सरे 3 में। माइकल फैराडे डायनमो का किया है, 4 हो जाएगा। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन का किया है 1, तो 2 3 4 1 जहाँ मिले टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण इंफ्रारेड है। ये याद कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कौन सा हो जाएगा? इंफ्रारेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 15 है जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत। बहुत ही कंफ्यूजन करता है, इसको हम लोग निकेल सिल्वर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? निकेल सिल्वर भी बोलते हैं। इस निकेल सिल्वर में कॉपर होता है, जिंक होता है और एक आपका निकेल होता है। सबसे ज़्यादा कॉपर ही 50% होता है, 30% जिंक होता है, 20% निकेल होता है। इसको हम लोग निकेल सिल्वर भी बोलते हैं। क्या ये तो 3 ही मिलकर बना है जर्मन सिल्वर? तांबा, जस्ता और निकेल से। तो इसमें चांदी का है ही नहीं, तो चांदी का प्रतिशत की बात कहाँ से होगा? तो बोलेंगे 0% होगा। क्या होगा? 0%। सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि जर्मन सिल्वर लिख दिया है, तो क्या करेगा कैंडिडेट? फंसेगा कि अच्छा जर्मन सिल्वर है, सिल्वर तो चांदी है, तो चांदी कुछ ना कुछ प्रतिशत होगा। नहीं, याद रखिएगा जर्मन सिल्वर किससे मिलकर बना है? तो कॉपर, जिंक और निकेल से मिलकर बना है। याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का है कि निम्नलिखित में कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? यानी लौह धातु का जो क्षयकरण होता है, आप देखते हैं कि हम लोग कोई लोहा रख देते हैं बाहर में, वो क्या होता है? धीरे धीरे वो जंग लग जाता है। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक उसको रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन मिल जाता है और वायु से नमी मिल जाता है। और जानते हैं पानी किसी भी चीज़ को खा जाता है, तो वो ऑक्सीजन तथा नमी के कारण क्या होता है? उसमें जंग लग जाता है और उसका क्या होने लगता है? क्षयकरण होने लगता है, नष्ट होने लगता है। क्षयकरण का मतलब नष्ट होने लगता है, अर्थात लोहे का ऑक्सीकरण होने लगता है वहाँ पे। दोनों याद रखिएगा, ऑक्सीजन तथा नमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है हमारा एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताया है भ्रूण के लिंग को जांचने का एक तरीका है एमनियोसेंटेसिस। इसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है, बस यही याद रखना है। इस पर ज़्यादा डिस्कस करने से भी नया क्वेश्चन नहीं बनेगा जो एग्जाम के लिए यूजफुल ही नहीं होगा। तो ये हाल ही फिलहाल में एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला है कि एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है, किसको बताता है? भ्रूण के लिंग के परीक्षण को बताता है, यानी भ्रूण के लिंग की जाँच के लिए एक तरीका है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? ताम्र संप्रदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर समानता किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो किस पे बात कर रहा है? तो ये रांगे की टीन, यानी ये जो आपका जो चढ़ाया जाता है लेप, वो टीन का लेप चढ़ाया जाता है। पीतल में पता होना चाहिए, पीतल हमारा क्या है? एक मिश्र धातु है। और ये किसकी मिश्र धातु है? पीतल तांबा और जिंक का होता है, कॉपर और क्या होता है? जिंक का एक मिश्र धातु है। और ताम्र प्रदूषण से बचाने के लिए टीन का क्या किया जाता है? लेप चढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर यदि 19 की बात करेंगे तो क्लोरोफिल में पाया जाता है, पनहरित में क्या पाया जाता है? तो पनहरित में जो पाया जाता है आपका वो पाया जाता है मैग्नीशियम। लोहा जो पाया जाता है जस्ट बताए थे आरबीसी, यानी हेमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा पाया जाता है। आरबीसी में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो है गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है किसका? तो पता बताए थे, जस्तीकरण जो हम लोग करते हैं वो जस्ता का क्या करते हैं? लेप चढ़ाते हैं उस पर। गैल्वेनीकृत में किसका लेप होता है? तो जस्ते का लेप होता है। जबकि टीन का जो लेप चढ़ाते हैं पीतल पे चढ़ाते हैं। इस प्रकार सेट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अगला जो सेट 5 आप लोगों को हम डिस्कस करवाएंगे, उसका PDF भी भेज देंगे। इस प्रकार शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।